नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के बाद राजस्थान के नेताओं की चर्चा जोर शोर से हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पश्चिम बंगाल की जीत में राजस्थान के मॉडल की। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 100% स्ट्राइक रेट की भी चर्चाएं पूरे प्रदेश में है और देश में भी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थानी वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए न केवल भरपूर प्रोत्साहित किया, बल्कि जहां जहां भी चुनावी सभाएं की वहां पर कमल खिला। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल की जीत में शीर्ष नेतृत्व और पूरी पार्टी का एक सामूहिक योगदान होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, इसके साथ साथ संगठन के महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और भवानीपुर सीट के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ के काम की चर्चा और सराहना ये बता रही कि इन सभी नेताओं ने खूब मेहनत की है, खूब काम किया और उसका असर पश्चिम बंगाल में धरातल पर नजर भी आया। तो वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की चर्चा है। कांग्रेस के खेमे में भी केरल में कांग्रेस की जीत को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट की चर्चा काफी हो रही है, उनके काम की सराहना भी हो रही है। आज एक बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से है कि वहां पर जीत के बाद राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहा है और ममता बनर्जी ने अब कह दिया है कि उन्होंने चुनाव हारा नहीं है, उन्हें हरवाया गया है और वे इस्तीफा नहीं देंगी। इस पर भी चर्चाएं तेजी से हो रही है। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बंगाल में विजय कैसे हो रही है, राजस्थान की जय। पहले रिपोर्ट। बंगाल की जीत में राजस्थान का अहम रोल। राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं ने संभाला था मोर्चा। निश्चित रूप से बंगाल के अंदर बंगाल की जनता की जीत है। ममता को हराने में राजेंद्र राठौड़ का मैनेजमेंट का बड़ा रोल। मैं खास करके राजस्थान का आज एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत की अहम भागीदारी। बंगाल में सीएम भजनलाल शर्मा का 100% स्ट्राइक रेट। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने बंगाल में पलटा सियासी गेम। बंगाल विजय, राजस्थान की जय। तो बंगाल विजय, राजस्थान की जय जय, क्योंकि राजस्थान के नेताओं का मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि बेहतरीन रहा और जहां जहां भी राजस्थान के नेताओं को कमान मिली थी वहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में भी सचिन पायलट के काम की सराहना है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान मॉडल ने पश्चिम बंगाल में जो है वो ध्वजा लहरा दी है जीत की। और इसमें कैलाश चौधरी वहां पर 28 विधानसभा के प्रभारी थे, 27 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। राजेंद्र राठौड़ भवानीपुर के प्रभारी थे, वहां पर भी जीत हासिल हुई। और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव, उनके काम की भी सराहना इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मोबिलाइज किया गया वोटर्स को और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, उसका असर जो है वो चुनाव के बाद नतीजों में पता चला कि किस तरीके से सत्ता पलट हो गई। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपका सभी के साथ। हमारे साथ है नीरज जैन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सुमित गर्ग है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। नीरज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। राजस्थान मॉडल की चर्चा खूब हो रही है, पश्चिम बंगाल की जो नतीजे हैं और जो बड़ी जीत है बीजेपी की उसके बाद में, तो राजस्थान के नेताओं ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल दी, कैसे काम किया और इसका असर क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2 साल के बाद, तो उसमें भी दिखेगा? बहुत समय बाकी है जी। उससे पहले यूपी और गुजरात हमारे सामने है और निश्चित रूप से राजस्थान के जो धुरंधर इस बंगाल के चुनाव में लगे, चाहे वो भूपेंद्र यादव जी
चुनाव प्रभारी के नाते, चाहे सुनील बंसल जी जो यहाँ संगठन प्रभारी के नाते यहाँ पर काम कर रहे थे, जहां एक और भूपेंद्र यादव जी पिछले 6 महीने से यहाँ के माइक्रो मैनेजमेंट को, चुनावी प्रबंधन को देख रहे थे, वहीं सुनील बंसल जी पिछले 4 साल से लगातार और तकरीबन 1 साल से यहाँ की 294 विधानसभा में, एक एक विधानसभा में जाकर के नीचे तक का संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से इसके बाद में चुनाव में जिस प्रकार से कैलाश जी चौधरी जो हमारे पहले मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो सिलीगुड़ी विभाग में 28 से ज्यादा सीटों को देख रहे थे, और राजेंद्र राठौड़ जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो भवानीपुर की वो सबसे हिस्टोरिक सीट, सबसे महत्वपूर्ण सीट जहां पर ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर अपनी रणनीति से अपने मैनेजमेंट को जिताया। वहीं अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों अशोक प्रणामी जी, कहीं ना कहीं माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी सभाओं का काम, एचएम की सभाओं का काम और राष्ट्रीय नेतृत्व की सभाओं का काम को नीचे तक ले जाकर के अंजाम दे रहे थे। इसके अतिरिक्त केवल मात्र यही नहीं, हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो कि अपने पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे, पूर्व सांसद रहे, ऐसे 18 से ज्यादा कार्यकर्ता 18 सीटों पर विधानसभा प्रवासी के नीचे के रूप में काम कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, उन 18 प्रवासियों ने जिस प्रकार 3 महीने से दिन रात मेहनत की, 16 सीटें हम उनमें से जीते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, जिनका लंबा अनुभव रहा है बंगाल में काम करने का, वो पूर्व में 2021 में बंगाल में चुनाव में रहे, तकरीबन 2 महीने वो यहाँ रहे, और इस बार भी बंगाल का उनका दौरा एक शुभ संकेत लेकर के आया। उनके जिन 6 सीटों पर वो गए, 6 की 6 सीटें भाजपा जीती है, चाहे वो हावड़ा उत्तर हो, चाहे हावड़ा दक्षिण हो, बाली हो, जोड़ा साको हो, सिलीगुड़ी हो, बरानगर हो। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से 1-to-1 टच हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा का यहाँ के मारवाड़ी और राजस्थानी समुदाय से है, उनके साथ मिलना, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ बैठ करके चुनाव को लेकर के उनको उत्साहित करके जोड़ना, ये निश्चित रूप से अपने आप में राजस्थान की जो संगठन कौशल है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, ये काम तो दिखता ही है, काम बोलता है सुमित गर्ग साहब। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जब भी चुनाव होंगे फिर से एक शानदार बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हेमंत जी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक नजर आता नहीं दूसरा छिपा लेते हैं लोग, न जाने कैसे इतने किरदार निभा लेते हैं। ये जो जीत का जश्न अपने माथे पर लिए घूम रहे हैं ना, ये इनकी जीत नहीं है। ये तो वो लोग अपनी विधानसभाएं नहीं जीत पाए, अपनी लोकसभा नहीं जीत पाए, ये बंगाल में जाके क्या जिताएंगे? अरे इस जीत का असली कोई हकदार है, असली अगर किसी को श्रेय जाता है वो आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी है, उनको आप दोगे नहीं। अरे भैया, इतना ही चुनाव जीतने का शौक है तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि विधानसभा चुनावों की तो बात बाद में करना, पहले इस देश की 7.5 करोड़ जनता का जो लोकतांत्रिक हक है वो तो दे दो। पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव करा लो, बता देंगे कितने जीतोगे। हालात ये है हेमंत जी, धरती पर भाजपा है नहीं, संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस देश के 27 लाख भारतीयों को चुनाव मतदान करने से रोककर भाजपा सत्ता में बंगाल में आके ये गाल बजा रहे हैं कि हमने जिताया। अरे भाई, आपने नहीं जिताया। आप जो आपका असली हीरो है जीत का, उसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए आप ये छद्म नाम ले रहे हैं। असली नाम ज्ञानेश कुमार है, और मैं आपसे कह देता हूं कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो ये केरल में भी उन्हीं की वजह से हुआ। बिल्कुल, केरल में भाजपा है कहां है? केरल में भाजपा है कहां हेमंत जी? अगर केरल में भाजपा होती तो यकीनन यही होता।
अगर तमिलनाडु में भाजपा होती तो यकीनन यही होता। ठीक, एक मैं सुभाष जी टिप्पणी ले लो, फिर मैं आऊंगा सर, मैं नीरज जी इसका जवाब ले लूंगा मैं आपसे, लेकिन पहले एक सुभाष जी की एक एक टिप्पणी हो जाए। मैं तो इसलिए टोक नहीं रहा था कि पहले ओपनिंग कमेंट्स में किसी को टोकू नहीं। सुभाष जी कैसे देखें, और देखिए दो स्थितियां हैं, एक बीजेपी में नेताओं के नाम की चर्चा है तो कांग्रेस में भी एक नाम की चर्चा है, सचिन पायलट, जिसके नाम की चर्चा कुछ कांग्रेसी करने से बचते भी हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। केरल में जिस तरह सचिन पायलट ने काम किया उसको कोई सानी नहीं है, और राजस्थान से एकमात्र कांग्रेस के लीडर हैं जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर मान लिया जाए कि वो देश में अपनी छवि रखते हैं, अपनी एक भूमिका में हैं। राजस्थान में ठीक है कई लोग प्रेशर में हैं और एक बड़ी छाया के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे छोटे पौधे पनपते नहीं हैं, इसलिए कई नेता ऐसे हैं जो उस बरगद की छाया में ही रह गए हैं और वो आज भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जाना किधर है। ये बात सही है कि सचिन पायलट के ऊपर जिस तरह का स्टिग्मा लगाया जाता है वो स्टिग्मा आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन जो आज आपकी डिबेट का इशू है वो ये कि राजस्थान के नेताओं की बंगाल चुनाव में क्या भूमिका, मेरे ख्याल से ये आपका आज का विषय है। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान के जो प्रवासी रहते हैं, कलकत्ता बहुत पुरानी और पसंदीदा जगह रही है राजस्थान के, और नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंदीदा जगह रही है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान के जितने भी कारोबारी और कारोबारियों के साथ जो एंसिलरी गई थी वो एंसिलरी पिटी बहुत बुरी तरह से कम्युनिस्ट राज के पहले आंदोलनों में। बाद में उनको कोई संभालने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को डर के मारे वो लोग साथ दे रहे थे क्योंकि कम्युनिस्ट रिजीम को उखाड़ फेंकना था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां जाकर जो विश्वास दिलाया उसका कहीं ना कहीं असर जरूर देखने में आया है, इसमें कोई शक नहीं लगता है। राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल में अपना असर रखते हैं, न केवल पूंजी के हिसाब से बल्कि प्रभाव के हिसाब से भी, क्योंकि चौथी जनरेशन 5वीं जनरेशन राजस्थानियों की वहां पर है और वो अब आजकल एज इक्वल एज बंगाली हैं, बंगाली भाषी हो गए हैं, वहीं उनके परमानेंट रेजिडेंसेज हैं। तो ये कहना कि बंगाल के चुनाव में राजस्थानियों का कम भूमिका रही है, बेमानी सी बात हो जाएगी, ये उनको श्रेय देने से नकारने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो हमारे दर्शकों को दे दें। पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और ममता बनर्जी ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर यह कहा है कि मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के मायने क्या हैं, और जब जनमत आ गया है, जब चुनाव हो गए हैं, तब इस तरह से ममता बनर्जी का ये बयान जो है वो अब चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया, और आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जरा आप भी सुनिए। ज्यादा हुआ क्यों? तो ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कि मैं राजभवन जाकर के इस्तीफा नहीं दूंगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान लगातार चर्चा में है। और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में।
बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? এটা আমরা পার্টি থেকে কি রাজভবন যাবেন? কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. आपने सुना, और जैन साहब जो बात सुमित गर्ग कह रहे थे वही ममता बनर्जी कह रही हैं। देखिए, SIR में 27 लाख जो नाम कटे, टोटल 90 लाख यहाँ पर नाम रुके हैं। उन 90 लाख नामों की जो स्क्रूटनी हुई, उस स्क्रूटनी में ध्यान में आता है उसमें एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वोट ऐसे तकरीबन 60 लाख नाम थे। 27 लाख नाम ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह था, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिनके वोट के दम पर ममता दीदी और शिफ्टेड वोट के दम पर, डेथ हुए वोटों के दम पर ये ममता दीदी चुनाव जीतती थी। वो इलेक्शन कमीशन ने उन पर रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सहमति दी कि बिल्कुल सही निर्णय है, और इलेक्शन कमीशन के इस बार के चुनाव की पारदर्शिता के कारण से एक भी हत्या इस बंगाल में नहीं हुई। 2021 में 60 से ज्यादा हत्या हुई। ये इन सुमित गर्ग जी को शायद याद नहीं है कि पिछले 35 साल में बंगाल की राजनीति में रक्त रंजित राजनीति रही है। चाहे पंचायत का चुनाव, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, हत्याएं होती है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लूट होती है बूथ की। और ये पहली बार ऐसा चुनाव है जहां एक भी हत्या नहीं हुई, एक भी फसाद नहीं हुआ, बूथ की रिगिंग नहीं हुई। उसके बाद भी इनको लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी इसके लिए दोषी है, तो ऐसा दोषी को तो बिल्कुल सम्मानित किया जाना चाहिए। ये TN सेशन का रिजीम शायद भूल गए हैं, जो कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके पीछे पीछे चला करते थे। फिर रही बात, इन्होंने कहा कि क्या कर लेंगे वहां जाकर के, तो मैं इतना से कहता हूँ ना, सूट न कपास, जुलाई से लट्ठम लट्ठा, कुल जमा 2 सीट बंगाल में जीते हैं, और वहां पर भी समझौते के साथ मिलकर के सरकार केरल में बना रहे हैं। हम आसाम में 100 आए हैं और बंगाल में 200, और पुडुचेरी के अंदर भी हम बहुमत के साथ आए हैं। 3 जगह हमारी सरकार बन रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन को, उनके सपने को, सोनार बांग्ला के सपने को, और महिला सुरक्षा की बात को, युवाओं के रोजगार को लेकर के साहब, मैं सुमित गर्ग साहब का इसके ऊपर रिएक्शन लूं। जनता का भय, देखिए TMC का भय जो था, वो आज ममता बनर्जी जो बोल रही है वो भय था। उस भय को भरोसे में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इनका मस्किटियर मस्कट भड़किया चुनाव के बीच में मस्कट में घूम रहा है। ये क्या बात करेंगे अब बैठ करके, जिनको ये पता नहीं है कि बंगाल में इनका क्या होने वाला है, इनका तमिलनाडु में क्या हश्र हुआ है, इनका असम में क्या हश्र हुआ है। इनका जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था असम में, वो चुनाव हार गया। इनके सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में, वो चुनाव हार गए, और यह बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे लोकतंत्र की हत्या थी तो बुलाते अपने नेता प्रतिपक्ष को, और यहाँ पर चुनाव में भेजते। चुनाव में जिन कैंडिडेट को उतारा उनका प्रचार करने तक राहुल गांधी नहीं आए, न बंगाल में नहीं कहीं गए। तो ऐसी स्थिति में इनको ये तो वो है कि चाहे न इनके हार की गम है, न जीत की खुशी है, दूसरों की जीत से इनको परेशानी हो रही है। और जो ममता बनर्जी अभी कह रही है, अपनी जीत को पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, आप तो दूसरों की जीत की बात कर रहे हो। वो उसमें देखते हैं कि कौन से नेता का देखिए इसको क्रेडिट चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सुमित गर्ग साहब देखिए जी, गर्ग साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हेमंत जी मैं बंगाल में बैठा हूँ, और बंगाल में बैठ करके पार्टी का काम कर रहा हूँ। इनकी तरह वहां घर में बैठा आराम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी पार्टी का काम कर रहा हूँ, वहाँ भी पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये गर्ग साहब को शायद पता नहीं है, 4 रोटी खा आराम नींद ले घरा, और फिर चाहो कि चुनाव जीत जावा।
बताओ। हेमंत जी, जिनकी राजनीतिक हत्या इनकी करने की बातों पर कोशिश रहूं, की है उसको पहले ये बता दूं, जिस बंगाल में बैठे हैं उस बंगाल में मैं 2 साल काम कर चुका हूं पार्टी के लिए। मेरे को नहीं बताया, बंगाल की धरती से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। अब आप शांत हो जाइए सर। अरे इतने जैन साहब एक बात सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। ऐसे बात नहीं हो सकती। नहीं जैन साहब प्लीज, जैन साहब प्लीज एक बात सुन लीजिए, उनका जवाब भी आ जाए उसके। अरे हेमंत जी, इनके घर में नहीं है दाने, रम्मा चली बुनाने सामान ठीक कुछ है, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे जी। इनके जो नेता प्रतिनिधि जो देश छोड़ के भाग गए, वो छुट्टियां मना रहे मस्कट में। गर्ग साहब, क्या मतलब है देश से, लोकतंत्र से? जी ठीक है, गर्ग साहब की टिप्पणी लें। उससे पहले मैं चाहता हूं सुभाष जी, जो ममता बनर्जी का रिएक्शन आया है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बयान आया कि मैं तो लोक भवन जाकर के, राजभवन जाके इस्तीफा नहीं दूंगी, या हम हारे नहीं हरवाए गए, क्या मायने हैं अब इसके? एक नैतिक तौर पर भी एक दायित्व बन जाता है कि जब मैंडेट आ गया, जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, तो जाकर के उनको अपना इस्तीफा तो देना ही होगा। फिर इसके बयान के मायने क्या है उनके? नहीं सर, टोटल एरोगेंस है और बचकानी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मान लीजिए इनको लगता था कि एसआईआर में कोई गड़बड़ हुई है तो सुप्रीम कोर्ट जाते, इलेक्शन नहीं स्टे लगवाते कि भाई इलेक्शन में हम शामिल नहीं होंगे। आप शामिल भी हो रहे हो, यानी ये तो चांस की बात है कि आप हार गए हो। अब मान लीजिए जीत जाते तो क्या करते? फिर क्या सरकार गठन करते या नहीं करते? ये बच्चों की जैसी बातें करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, जो विपक्ष, जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं, ये सारे संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं, लेकिन इनका संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये संविधान से ऊपर मानते हैं अपने आप को। ये गॉस्पेल ट्रूथ है इनका कहना। ये देवमाला ही उसमें घूम रहे हैं असल में। ये ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, ये न तो देश को समझ पाए, न देश की भाषा समझते हैं, देश का किस तरह का जनमानस है, या कि देश चाहता क्या है। ये अपने आप की मनमानी करते हैं। ये मैं आपको गनीमत बता रहा हूं कि 2014 में यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो ये स्टेटमेंट आने वाला था। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे लोग थे, वो जानते हैं भाई क्या। लेकिन एक बात बताइए, अगर राजस्थान के संदर्भ में हम इसे समझें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी भी बड़ी चर्चा है कि उनका पगफेरा ऐसा है कि जहां भी जाएं उनको जीत, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद जीत ही मिली है। देखिए अब देखिए ये हो रहा है बात कि जीत में सभी शामिल हैं, हार में शामिल होना होता तो बात अलग थी। आज की तारीख में भजनलाल शर्मा का जो दौरा हुआ, वेस्ट बंगाल के जो दौरे हुए, और ये संयोग की बात कही जाएगी कि जितनी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, यानी इवन केरल में चंद्रशेखर के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन भरवाने गए भजनलाल शर्मा, वो भी जीते हैं। वेस्ट बंगाल में जितनी सीटों पर प्रचार किया वो सारी सीटें बीजेपी खाते में चली गई हैं। तो ये कई बार भाग्य भी होता है, कई बार कोइंसिडेंस होता है, कई बार मेहनत होती है, कई बार आदमी की साख होती है। देखिए आज की तारीख में भजनलाल शर्मा की जो साख है राजस्थान में, राजस्थान के बियॉन्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एरोगेंट नेता नहीं है, अभी नए हैं, भ्रष्टाचारियों के चंगुल से दूर हैं, सिस्टम में नहीं, एक तरह का जो सिस्टम बन जाता है एरोगेंस का, ब्यूरोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी का, वो अभी उनसे दूर है। भोले हैं, भले हैं, तो वो असर तो आता है। अभी कहीं भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वो एरोगेंस नहीं है, लोगों से मिलने की एक उत्सुकता है, चेहरे पर भोलापन है, बात करने का वही एक देसी ठाठ है। तो राजस्थान का आदमी राजस्थान के मुख्यमंत्री से और क्या चाहेगा कि वही वो राजस्थानी काफी मात्रा में है, वहां पर तादाद में है। आपने जैसे बताया, गर्ग साहब भी जुड़ गए। गर्ग साहब, मैं चाहता हूं कि जवाब दीजिए आप थोड़ा सा। जैन साहब ने जितनी भी बातें कही हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी अगर अपने नेताओं को जीत में शामिल करके उनकी प्रशंसा कर रही है तो उसमें गलत क्या है? आप भी कीजिए कि केरल में सचिन पायलट सीनियर ऑब्जर्वर थे और कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, कोई नाराज नहीं हो, इसमें कोई निसंदेह को हमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कर्मयोगी नेता हैं। उनकी लीडरशिप में जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी को, जब जब उन्हें लीडरशिप का काम दिया गया, वो 100% अपने काम पर खरे उतरे, चाहे 21 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनानी हो और चाहे आज केरल में सरकार बनाने का श्रेय हो। हमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि पायलट साहब की अथक प्रयास, जी तोड़ मेहनत का भी इसमें अपना एक बहुत बड़ा स्थान था, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे, भजनलाल जी के आपने सब कुछ गिना है, आदरणीय नवीन जी ने अंता भी गिना देते कि अंता में कैसा पग फेरा हुआ, पंचायत चुनाव करा लीजिए, भजनलाल जी बता देंगे कैसा पग फेरा होता है। बात ये नहीं है, आप स्वीकार करिए कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आप स्वीकार करिए कि आपने संस्थाओं का दुरुपयोग किया, हिंसक राजनीति की जनक इस देश में कोई है।
और हम ना नगर पालिका बोल सके, में वंशज ग्राम है। पंचायत में जो जीते हैं वो भी गिना दीजिए। अगर कोई अंता की बात मत करिए, तो सावरकर के फ्यूचर की बात वंशज भी है, करिए। जिन्होंने इस देश में अरे कहीं ना भैया, कहीं 14 हिंसक राजनीति की नींव रखी। हाँ, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि टीएमसी के नेतृत्व में वहां कहीं ना कहीं जातियां हुई हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्ट में देखा जाए, इस देश के संदर्भ में देखा जाए, तो हिंसक राजनीति की नींव अगर किसी ने रखी है, अरे जो तो नींव क्या, आपकी तो पैदाइश ही हिंसा पर हुई है। भाजपा तो पैदा ही हिंसा पर हुई है, तो आपके मुंह से हिंसा की बातें शोभा नहीं देती हुजूर। मैं तो फिर कहता हूं कि ये जितने भी नेता हैं, जितने भी नाम गिना रहे हैं, इनका उठा के देख लीजिए अभी का ट्रैक रिकॉर्ड। कोई विधानसभा तो चुनाव लेकिन आगे इसमें बैठा, अभी लोकसभा एक चुनाव बात आगे बताइए बैठा, गर्ग आप इनको कहां बता रहे? कांग्रेस पार्टी हेमंत जी, में हेमंत जी, और आपने जो सबको इंडिया सुना। गठबंधन है हेमंत जी, उसमें सबको सुना, उसमें मेरे को इतना टाइम ज्यादा दीजिए, आपस मैं के सबकी अंदर बातें नोट कर रखी। लड़ाई है सर, आपने- तो दूसरों की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि आप तो खुद ही काफी है अपने आप को हराने के लिए, और बीजेपी तो यही बात आरोप लगाती है, इतनी ज्यादा फूट है आपस में। अभी आप पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने पहले क्या कहा? यही कहा ना कि ममता बनर्जी ने वहां पर बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है। तो मैं तो कह ही रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं जातियां थी, कोई कमियां थी, लेकिन ये जिन बात की बात कर रहे थे ना, आपके दर्शकों को गुमराह कर रहे थे। ये कह रहे थे दर्शकों क्यों 27 गुमराह लाख कर रहे थे? बांग्लादेशी 8 थे। महीने पहले वो आप 27 सोचिए, लाख एक बांग्लादेशी पार्टी, नहीं थे। आप कह रहे हैं वो चुनाव 27 आयोग, लाख इस गर्ग देश साहब, के legitimate गर्ग साहब, voter गर्ग हैं, साहब, respected सुनिए ना citizen हैं, सर, गर्ग साहब, जिनका आप कह रहे हैं, वोट का आप कह रहे हैं, अधिकार लेकिन आपके आप फैक्ट चुनाव पर आयोग जाइए ने सर, फैक्ट पर जाइए गर्ग साहब। ये आप इस बात को मानिए कि एक पार्टी जिसने 8 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, पूरे साल भर उनकी तैयारी चलती, 8 महीने पहले राजस्थान से नेताओं की ड्यूटी लग गई थी सर वहां पे। आप बताइए, कांग्रेस के कितने नेता 8 महीने पहले पश्चिम बंगाल चले गए या फिर दूसरे स्टेट में चले गए? बीजेपी थोड़ा सा अभी आपको correct राजस्थान, कर दूं? हेमंत जी, थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। हाँ। 1 साल पहले हरावल दस्ते चुनाव आयोग के अधिकारियों की भी ड्यूटी लग गई थी ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में, वो भी चले आप गए बार थे। बार सिर्फ तो ये सिर्फ सारे- चुनाव आयोग अरे पर क्यों ही- नहीं कहूंगा, अरे क्यों नहीं कहूंगा, जो सबसे बड़ा कारण है उसको तो बताऊंगा। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि टीएमसी के कई कारण रहे, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा कारण था सर तो ज्ञानेश आपके कुमार अंदर जी तो थे। सबसे बड़ा गहलोत अंतर साहब कोई था तो ये ज्ञानेश कह रहे हैं कुमार कि जी थे। पायलट जी की दोनों टांगे पार्टी में अब रहेगी। आप कह रहे हैं सचिन पायलट हमेशा से सरकार बनवाने के लिए करते रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरवाने के लिए करते रहे। ये लड़ाई है ना सर, ये लड़ाई किसी की जरूरत ही नहीं है। सुभाष जी, एक आप फाइनल कमेंट जो देखिए पायलट साहब की जहां तक बात है, मैं फिर कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी के कर्मयोगी नेता हैं, अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी है। तो हमें आपसे और से पायलट साहब के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पायलट साहब की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता हैं। एक बार गर्ग साहब हो गया एक सर। बात ये है कि अब देखिए, चुनाव होने के बाद ये सब जो एक नैरेटिव घड़ने की जो कोशिश है, हमेशा ड्रम बीटिंग जो करने की कोशिश नहीं, होती है, आपने कहा कि ये तो पहले ही आप बहिष्कार कर देते, चुनाव में नहीं जाते, हार जाते हैं चुनाव तो में आप नहीं जाते, आप लड़ते ही नहीं। आप क्यों गए? कंटेस्ट क्यों किया आपने? आप बाइकआउट करते नहीं देखे? आप में हिम्मत होती तो आप केरल में क्यों बाइकआउट नीरज जी कुछ करते? कहना चाह रहे हैं? जैन अरे साहब क्यों बिल्कुल बाइकआउट संक्षेप में करेंगे साहब? टिप्पणी फिर खत्म करूंगा। आप जैन सब जगह बाइकआउट करके दिखाते हैं कि हाँ, चुनाव आयोग के हरावल दस्ते पहुंच गए हैं। हेमंत जी, एक सेकंड, एक मिनट हाँ, का मेरे हाँ, को बोलिए, 20 बोलिए, सेकंड चुनाव का आयोग टाइम दे बोलिए, दीजिए। गर्ग साहब, बोलिए। 20 सेकंड का टाइम दे दीजिए। गर्ग साहब बोलिए, मैं तो बोलिए। कह रहा हूं कुछ है, कि- ये क्या मैं है? तो कह रहा हूं, हमेशा यही देश का काम है, ईवीएम पे सुल्तान दोष करना, सम्राट नरेंद्र हमेशा मोदी यही जी को काम घोषित करते कर हैं। देना भाई, चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। बंगाल विजय को लेकर के शानदार रणनीति की तारीफ भी हो रही है और राजस्थान के नेताओं के काम की चर्चा भी हो रही है।